हाँ, आज अपन स्टेट पॉलिटी यानी कि राजस्थान जो आपकी राजनीति है, राजस्थानी राज व्यवस्था बोल दीजिए, उस राज व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपना वैसे पूरा विशेष फोकस कंप्लीटली राजस्थान हाई कोर्ट रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट चीज़ क्या है, कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या कौन कौन से भारत के अंदर हाई कोर्ट सबसे पहले खुले, मतलब हाई कोर्ट टॉपिक की, उच्च न्यायालय टॉपिक की आज पूरी पीएचडी होने वाली है। ध्यान रखिए, अपन बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। उच्चतम न्यायालय बोल दो चाहे सुप्रीम कोर्ट बोल दो, वो अलग चीज़ है। ये भी अपन बात करें उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और 28 स्टेट्स है। लेकिन हाई कोर्ट जो है 25 है, 25 हाई कोर्ट है। अब आप खुद सोचेंगे 25 हाई कोर्ट है, इसका मतलब ये है कि खूब सारे राज्यों में जॉइंट हाई कोर्ट है, मतलब एक हाई कोर्ट कोई 2-3 राज्यों का एक साथ है, बिल्कुल है, आगे जानने वाले हैं अपन। और खूब सारे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक ही उच्च न्यायालय है, वो भी बन जानने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत गजब की क्लास होगी। ये मेरा दावा है, चाहे आप राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी का फॉर्म भर देना, कोई सी वैकेंसी का इस नोट से इन नोट से बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाने वाला। बस आपको समझना बड़े ध्यान से है, एक एक चीज़ टिप्स पे समझनी है और हूबहू रजिस्टर के अंदर नोट्स बनाने हैं। इसके बाद में इस टॉपिक का लूँगा लाइव टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से होगा। फिर आपकी जो शाम को ऐतिहासिक अपनी सीरीज चल रही हो तो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। ओके, हेडिंग लगाओ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट का उल्लेख है, ठीक है। तो ध्यान रखें, भारत के संविधान में भाग 6 अनुच्छेद 214 231 तक उच्च न्यायालय है, जिसमें क्या है, इनमें लिखा हुआ क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होगी और उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी बातें इसमें। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में उल्लेख है, भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 2 में, भाग 9 में, तो भाग 6 में। फिर पूछेगा उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उल्लेख है, तो 214 से 231। आराम से पढ़ने वाले हैं, बहुत गजब। भारत में सबसे पहले, ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले जो हाई कोर्ट हुए, तो ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्टों की नियुक्ति की गई। पूरी बात को ध्यान से समझना। भारत में सबसे पहले कलकत्ता, थोड़ी बहुत बेसिक इमेज बनेंगे, ऐसे सीधी फॉर्मेलिटी नहीं, गजब की तैयारी करने वाले हैं, बहुत गजब, हूबहू पेपर बनने वाला है। भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बने, जिसमें सबसे पहला माना जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे प्राचीन हाई कोर्ट है। मैं जहां पर भी एच सी लिख रहा हूं उसका मतलब है उच्च न्यायालय है, आप समझ जाना, हाई कोर्ट, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1862 में, बॉम्बे हाई कोर्ट भी 1862 में, और मद्रास हाई कोर्ट भी 1862 में। तीनों ही उच्च न्यायालयों की, तीनों ही हाई कोर्टों की 1962 में स्थापना हुई। लेकिन एग्जैक्ट डेट का ध्यान रखो, कलकत्ता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862, बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 और मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862। इसलिए सबसे प्राचीन माना जाता है कलकत्ता को, जो 2 जुलाई को हुआ था। हालांकि तीनों में साल 1862 ही है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मैंने बहुत गजब के नोट्स बनाए प्रॉपर, इनका नाम में परिवर्तन, मतलब लगे हाथ यहीं पर याद कर लो, ठीक है, बिल्कुल। तो कलकत्ता हाई कोर्ट पहले हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तन हुआ। यह भी डेट पूछी जाती है किस दिन नाम परिवर्तन हुआ, तो ध्यान रखें 5 जुलाई 2016 को कलकत्ता हाई कोर्ट अब कोलकाता हाई कोर्ट हो गया है। बात एक ही, लेकिन नाम परिवर्तन हुआ तो हुआ है, अब वो कोलकाता हाई कोर्ट है। ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम इसी 5 तारीख, तीनों सेम है, तीनों के नाम चेंज एक ही दिन किए गए थे, 5 जुलाई 2016 को। और बॉम्बे का बन गया मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास का बन गया, मद्रास का चेन्नई हाई कोर्ट हो गया है। मद्रास का क्या नाम हो गया, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखना आप, 100% मोस्ट है। ये तीनों के नाम परिवर्तन 5 जुलाई 2016 को हुए थे, लेकिन कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, जो कि पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हुआ करता था। हूबहू चार्ट आपको याद हो गया, आगे बढ़ो। हालांकि 25 के 25 हाई कोर्ट नहीं याद करने, राजस्थान स्टेट की बात करने पर हमें सिर्फ राजस्थान स्टेट का ध्यान रखना, लेकिन ये कुछ खास बातें हैं जहां से बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एक और नंबर 3 तो वो हो गए, और चौथा और याद कर लो, ज़्यादा नहीं तो चौथा है
इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना हुई 17 मार्च 1866 को, ठीक है, बिल्कुल इसकी स्थापना हुई थी। यह मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये सर्वाधिक, भाई जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है तो राजस्थान उच्च न्यायालय में 50+1, 50 तो अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, मतलब एक तो चीफ जस्टिस है और बाकी 50 जजेज है। लेकिन सर्वाधिक संख्या अगर पूछे तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश वाला इलाहाबाद, 160 उसके अंदर न्यायाधीश है। और न्यूनतम पूछे सबसे कम तो सिक्किम हाई कोर्ट जिस मात्र 3 है। ये छोटे मोटे 2-4 फैक्ट लिख लेना, जरूरी काम आते हैं। न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से कम ज्यादा वाले हाई कोर्ट कौन से हैं, तो बाकी अपन को रेफरेंस इंडिया राजस्थान का ज्यादा रखना है। आओ इधर, वर्तमान भारत में 25 हाई कोर्ट है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पता भी होना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। फिर पूछे कि 3 अपने शुरुआती देख लिए, 4 देख लिए मान लो शुरुआती। अब पूछे कि सबसे नवीनतम अभी ताजा हाल ही में कौन सा बना है। हाल ही का मतलब नया, 2019 में बना था, हाल ही में नहीं बना, लेकिन वो मतलब लास्ट का है तो नया तो वही रहेगा। तो सबसे नवीनतम पूछे मतलब 25वां, वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है जो 1 जनवरी 2019 से उसने काम प्रारंभ कर दिया था। तो आपको ध्यान रखें 25वां नवीनतम कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ओके, वेरी इजी फैक्ट। अब बात करते हैं अपन राजस्थान उच्च न्यायालय। इतनी देर जो बातें की थी वो बेसिक थी, बिल्कुल बेसिक, जिसका पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपने प्यारे राजस्थान हाई कोर्ट की, राजस्थान उच्च न्यायालय की। लेकिन मेरी आदत क्या है, हमेशा थोड़ी प्री हिस्ट्री बताता हूं ताकि पूरी कहानी समझ में आए, वरना क्या मतलब है। किसी भी चीज को जानने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। कि संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले हाई कोर्ट का उद्घाटन महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया। वैसे भी 214 कहता है, मैंने यहां पर ये बात क्यों लिखी, हालांकि इसकी बात आगे मेंशन है, ये इसलिए लिखी कि आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट सकता है, वो सारी बातें हैं। तो मतलब हाई कोर्ट होगा, ये बात 214 कहता है, ठीक है। इसलिए मान सिंह जी ने भी इसी का इस्तेमाल करते हुए 29 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान के पहले हाई कोर्ट का उद्घाटन कर दिया। क्या कर दिया। अब हाई कोर्ट बना दिया आपने, बना दिया तो मुख्य न्यायाधीश बिठाओगे आप और कुछ अन्य न्यायाधीश बिठाओगे ना, बिठाना पड़ेगा भाई। एक स्कूल खोली, स्कूल में एक प्रिंसिपल सर होंगे, बाकी अदर टीचर्स होंगे, तभी तो स्कूल चलेगी, वरना स्कूल कैसे चली। बिल्कुल, तो इसके लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया कमलकांत वर्मा को। और अभी अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। तो इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे कमलकांत वर्मा। इनको हमारे हाई कोर्ट के या हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस इनको बनाया, ठीक है ना। ओके, इनको बनाया मुख्य, ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए कमलकांत वर्मा, प्लस 11 अन्य न्यायाधीश। यानी अभी तो 50+1 है, लेकिन उस टाइम सबसे पहले जब बना था तब 1+11, 1+11, एक तो कमलकांत वर्मा खुद थे और 11 अन्य। हालांकि 11 अन्य के नाम आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत सारी कम बुक्स मिलेंगे, क्योंकि राज्य करने की आदत लोगों की ज्यादा है। यहाँ राज्य नहीं किया जाता, यहाँ पर पूरी बात बताई जाती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में अभी जो 22, 21, 23 में कौन सा पेपर हुआ था, 22 वाला, उसमें पूछा है उन 11 नामों में से किसी एक का नाम पूछा और बताया, 4 नाम दिए, 4, और ये कहा कि कौन सा गलत है, बताइए। गजब का क्वेश्चन, इसलिए 11 नाम भी मैं लिख दिए। जिंदगी में मैंने कहा नोट्स पढ़ लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। देखो इधर आओ, कौन से थे ये 11। एक तो खुद ये थे, कौन, कमलकांत वर्मा, के वर्मा ही बोलते हैं, उसको ध्यान रखना भाई। इनको शॉर्ट में कभी कभी के वर्मा भी बोलते हैं, कमलकांत वर्मा, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाने कि के कौन आ गया, ये कमलकांत वर्मा ही है, ठीक है। अब देखो, वो जो कमलकांत वर्मा के अलावा जो 11 थे, केशमचंद गुप्ता कोटा, कंवरलाल बाफना जयपुर के, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर, दुर्गाशंकर दवे बूंदी के, त्रिलोक चंद्र दत्त बीकानेर, आनंद नारायण कौल अलवर, के शर्मा भरतपुर, ये के शर्मा है वो वर्मा है, जवान सिंह राणावत उदयपुर, शार्दुल सिंह मेहता
उदयपुर, दोनों देखो, उदयपुर तो एक साथ, जयपुर जयपुर एक साथ, ताकि आपको इजी रहे इसलिए लिखा मैंने साथ साथ में, और जोधपुर जोधपुर एक साथ, ठीक है। ये जोधपुर जोधपुर। लाला नवल किशोर और अमर सिंह जसोल, ये दो आपके जोधपुर के, दो जोधपुर के हो गए, ये दो उदयपुर के हो गए, ये दो जयपुर के हो गए, ठीक है। ये 11 नाम याद करने हैं, 100% छपेगा, आ चुका तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं आएगा। आगे बढ़िए। अब हुआ क्या साहब, अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन उठ ही रहा होगा अभी ताजा, कि जब जयपुर के अंदर उद्घाटन हुआ तो फिर जयपुर में तो हाई कोर्ट है ही नहीं, हाई कोर्ट की तो मुख्य पीठ तो प्रधान पीठ या मुख्य पीठ तो जोधपुर में है। आपने सही सोचा, और जयपुर में भी है, तो क्या है जयपुर में, क्या है जोधपुर में, जानना बहुत जरूरी। क्या हुआ, ये फेरबदल कैसे हुआ। अपन ने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ा था ना, उस टाइम मैंने बात बताई थी राजस्थान का एकीकरण कुल मिला के 7 चरणों में हुआ, ठीक है। और फाइनली जब सिरोही को 2 बार मिलाया गया, मतलब 7वां चरण में सिरोही जब कंप्लीट राजस्थान मिल गया तो हमारा राजस्थान एकीकरण हो गया। उसी टाइम पर मैंने आपको लिखवाया था नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो नवंबर 1956 में पारित हुआ था। बिल्कुल, इसने फिर क्या किया कि वापस पुनः सीमा परिवर्तन किया, मतलब हमारी जो बाउंड्री राजस्थान की थी इसमें फिर से चेंजेस किया कि भाई अब कंप्लीट सिरोही हमारे अंदर आ गया है। तो जब पुनः सीमा परिवर्तन किया तो उसी टाइम पर एक चेंज और भी किया। क्या किया कि राज्य पुनर्गठन ऐसा कैसा बनाना, ऐसा कैसा, अरे क्या मजेदार नोट्स, गागर में सागर, वो थ्योरी लिखी हुई समझ में नहीं आती है, ये आएगा समझ में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा वापस बाउंड्रियां, सीमा निर्धारित करी गई, चेंज करी गई। 11 जुलाई 1957 को सत्यनारायण राव समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, सत्यनारायण राव कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट दी। 26 फरवरी 1958 को अपनी रिपोर्ट दी इस समिति ने। क्या रिपोर्ट, पहली बात तो ये समझो, 11 जुलाई 1957 को कमेटी बनी। इस कमेटी ने 26 फरवरी 1958 को, मतलब लगभग 5-6-7 महीने बाद में अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में यह कहा कि जो जयपुर में जो आपने अभी उद्घाटन किया मान सिंह जी ने, उस पीठ को खत्म किया जाए, उसको खत्म। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जो ये सत्यनारायण राव समिति है, जब अपन राजस्थान के एकीकरण पढ़ा था कि ये कब बनी थी, ये जयपुर और अजमेर में दोनों में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। जयपुर को तो कहा कि जयपुर वाले कहा कि हमें राजधानी बनाओ, अजमेर वाले कहा हमारी राजधानी बननी चाहिए। उस विवाद को सुलझाने के लिए फाइनली यह कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने यह काम और कर दिया। क्या कहा कि जयपुर में जो हाई कोर्ट की पीठ है, जयपुर में हाई कोर्ट की जो पीठ है उसको तो खत्म किया जाए, जयपुर में हाई कोर्ट की पीठ नहीं होनी चाहिए, जयपुर तो राजधानी बनेगा। तो जयपुर को बनाया राजधानी, और अजमेर आपको पता है राजस्व विभाग बना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अजमेर को दिया, और जोधपुर में हाई कोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर को दी गई, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन हुआ, और बीकानेर को मिला शिक्षा विभाग। ये अपन बात कर चुके ना, भरतपुर को कृषि विभाग, सारी बातें पढ़ चुके। तो ये जब हुआ तो सीधी सी बात ही, ऐसा कैसा लिखना, ऐसे ही क्रॉस बनाने, ऐसे टिक मारना, मजा आ जाएगा मतलब पढ़ते हुए। तो फिर मैंने शॉर्ट में लिखा आक्रोश। आक्रोश का मतलब है जयपुर की जनता में या आसपास के जो भी पूर्वी राजस्थान है, यहाँ सब की जनता में आक्रोश हुआ कि ये कैसे हो सकता है। जयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, हाईकोर्ट तो यहाँ भी होना चाहिए, फिर यहाँ की जनता जोधपुर थोड़ी जाएगी, इतना बड़ा राजस्थान है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उस जनता के आक्रोश को मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, और 31 जनवरी 1977 को एक बेंच, पीठ बोल दो चाहे एक बेंच बोल दो, बात एक ही है, एक बेंच जयपुर में भी रखी गई। तो ध्यान रखें, मुख्य पीठ या प्रधान पीठ, मुख्य पीठ या प्रधान पीठ तो जोधपुर में ही है, ये ध्यान रखना एग्जाम में जब क्वेश्चन आए। लेकिन सिर्फ बेंच या पीठ लिखा हुआ तो जयपुर है, लेकिन मुख्य पीठ या प्रधान पीठ का नाम आ जाए तो जोधपुर, और ओनली पीठ या ओनली बेंच आई तो जयपुर। तो ध्यान रखें, राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य प्रधान पीठ तो जोधपुर में है और एक पीठ जयपुर में है। अब आगे बताऊंगा सारी बातें, बहुत कुछ सीखेंगे अभी, ठीक है। इसलिए 31 जनवरी 1977 से जयपुर में भी हाईकोर्ट है और जोधपुर, मोटा मोटी ये मान के चलिए। और एक बात और बता दूं, इतने दिन राजस्थान में 33 जिले थे, अब जिले 50 हो गए। अभी फिक्स नहीं हुआ है कंप्लीटली किसको कितना कितना, लेकिन जब 33 जिले थे तब 19 जिले तो थे जोधपुर के पास में, और 19 के बाद में फिर कितने बच गए, 17 जिले। 17 जिले थे जयपुर पीठ के पास में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है,
19 जिले संभालता था, ऐसा मान लो उसके अंडरशिप में, जोधपुर हाईकोर्ट में और ये जयपुर में, ठीक है ना। ये भी आगे लिखाऊंगा, आगे लिखवा रखा है। अभी 50 का भी हो जाएगा तो मैं अपडेट करवा दूंगा आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने, कुछ सिलेक्टेड है जो अब उसको अपन को जानना बहुत जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 214, ये क्या कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान, मतलब हर राज्य में मतलब कि चाहे एक राज्य में दो राज्यों का एक भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे, मतलब राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे। ये प्रावधान कहाँ है? 214 में बात लिखी हुई है। ओके, 215 में क्या लिखी हुई है कि उच्च न्यायालय का मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट है, समझ गए। तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। गजब की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है, वो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी अपन हाई कोर्ट की बात करें, देखो पूरी बात समझना, गजब का क्वेश्चन, बहुत गजब। क्या है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये 215 में लिखा हुआ होगा, मतलब है क्या, कैसे पता चला? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? जब किसी रिकॉर्ड को लिखित रूप में लिख के सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, चाहे वो आगे के सेफ्टी के लिए या फिर किसी को और सर्च करने के लिए। फिर से तो ध्यान रखें, उच्च न्यायालय में भी डेटा को या रिकॉर्ड को लिखित रूप में लिखा जाता है, इसीलिए 215 ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी हैं। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है? अनुच्छेद 215। और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? जब किसी रिकॉर्ड को, डेटा को मतलब कि लिखित रूप में रखा जाए सुरक्षित, ठीक है। वो 216 वो कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन होना चाहिए। मतलब 216 में ये तो है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान है कि भाई हाँ आपको परमिशन है, उच्च न्यायालय होना चाहिए। इसमें गठन का मतलब है भाई, एक तो कहते हैं कि हाँ ठीक है स्कूल होना चाहिए, ये है, और एक कहता है स्कूल कैसा होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इतना स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, प्लेग्राउंड, वो सब कुछ, ठीक है। मतलब उच्च न्यायालयों का गठन है ना, वो 216 में है। इसमें यह कहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, कुछ अन्य। इनकी संख्या मैंने लिख दिया नॉट फिक्स, ऐसे के ऐसे गागर में सागर नोट्स बनाने हैं, छोटा सा एरो बना दो, नॉट फिक्स, हाँ ये फिक्स है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस तो एक ही होगा, लेकिन अन्य न्यायाधीश नॉट फिक्स, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। अभी मैंने पढ़ा राजस्थान में इनकी संख्या 50 है, ठीक है, प्लस 1 51 हो गई। लेकिन अभी पढ़ा इलाहाबाद के अंदर 160 है, तो कोई संख्या फिक्स नहीं, लेकिन यह फिक्स है मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाईकोर्ट में एक ही होगा, ठीक है। आओ इधर, वर्तमान में राजस्थान में 50 है, 2015 से संख्या बढ़ गई थी, 50 हो गई। 50 इन अन्य की, 50 + 1 लिख सकते हो, 50 + 1, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 50 अन्य न्यायाधीश है। ये 216 में लिखा हुआ है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 217। 217 के भी अलग अलग पार्ट है, इनको घोट के पीना है, ध्यान से समझो। अनुच्छेद 217 का पार्ट 1, ये रोमन नंबर वाला 1, ये क्या कहता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। 217 का फर्स्ट मतलब पार्ट ये कहता है। अब समझ में आ गई? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अगर ना हो तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कोलेजियम सिस्टम होता है, कोलेजियम। आप सोचो कि कोलेजियम क्या? कोलेजियम का मतलब है कि इसके अंदर अकेले राष्ट्रपति नहीं करते हैं, कोलेजियम सिस्टम भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश ये आते हैं मिलके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, एक गजब की बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को CJI बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कि इसका दूसरा नाम क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तो भारत के भी माने जाते हैं, उनका दूसरा नाम यह भी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो प्लस 2 और वरिष्ठ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के, ये होंगे। इनकी सिफारिश पर, ध्यान रखें, इनकी सिफारिश पर
प्लस जिस राज्य का हाईकोर्ट है, संबंधित राज्य के राज्यपाल, भाई जिस राज्य का हाईकोर्ट है ना वो उन्हीं के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति जी जो हैं वो उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, है ना गजब की बात। फिर समझ लो कि किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 2 वरिष्ठ सीनियर जजेस, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस उक्त संबंधित राज्य के, जिस राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य के न्यायाधीश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके फिर राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। ये पूरे शब्द एज इट इज याद रखना है, इतने से काम नहीं चलेगा राष्ट्रपति करते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये पूरा याद रखना, ठीक है। और जो ये सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ, इससे ही बोला जाता है कोलेजियम। क्या पता डीप में छोटा क्वेश्चन आ जाए, कोलेजियम क्या है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कोलेजियम होता है। कोलेजियम का मतलब एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो भी इनकी भी सहमति जरूरी है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। 217 का पार्ट 2, 217 सेकंड क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की क्या क्वालिफिकेशन, योग्यताएं होनी चाहिए। 100% मोस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता कौन सा अनुच्छेद कहता है, 217 सेकंड, ठीक है। क्या क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे लिख दिया है। पहली बात, वे भारत का सिटीजन या नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष से उम्र कम होनी चाहिए। गजब की बात लिखी है मैंने अलग भाषा में, जो एज इट इज ऑथेंटिक बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स या फिर ऐसा मान लीजिए जो हमारे संविधान है उसमें लिखी हुई बात, वो भाषा। 62 वर्ष से कम उम्र हो, इसका मतलब क्या है कि सेवानिवृत्ति आयु दोनों की, मतलब ध्यान रखना 62 वर्ष से दोनों, पहले वो क्या लिखा वो भी समझाऊंगा, पहले सुना आप। 62 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, 62 वर्ष से पहले कितना भी हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। आप सोचो कि जैसे 35 साल का होना चाहिए, 50 का, न्यूनतम आयु मेंशन नहीं है। संविधान के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, मिनिमम एज का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, अधिकतम एज का है कि वो बंदा 62 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और वो भी पहले 60 था, 2 साल बढ़ा दिया। कब बढ़ाया, वो बढ़ाया 15वें संविधान संशोधन 1963 में, 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 को, पहले 60 होता था, अब 62 कर दिया। अब ध्यान रखना, ऐसा मान लो दूसरी भाषा में ऐसा भी आ सकता है कि हाईकोर्ट के जज के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 62 वर्ष। समझ में आ गई। तो ध्यान रखें, चाहे वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों की, यहां दोनों का मतलब क्या है, दोनों, चीफ जस्टिस और ओनली जज, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, दोनों की सेवानिवृत्ति आयु भी 62 वर्ष है, क्योंकि 62 से ऊपर हो ही नहीं सकता। अगर वो 61 साल का अगर मुख्य न्यायाधीश बना है या फिर न्यायाधीश बना है तो 62 होते ही रिटायरमेंट लीजिए, लेना पड़ेगा, 62 से ऊपर नहीं हो सकते। हो गया याद, लगे हाथ मैंने वही सेवानिवृत्ति की भी लिख दी ताकि एक साथ याद हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख दिया रहा, न्यूनतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है कि 50 का होना चाहिए शुरुआत में, 55 का कोई मेंशन नहीं है, चाहे कितने का भी हो, प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबसे मेन बात है, तीसरा और चौथी बात है ना, ये सबसे मेन क्वालिफिकेशन है। मेन क्या, कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भाई जैसे भारत में 28 राज्य हैं, किसी भी राज्य में कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद का मतलब है कि वो वकील वकालत कर चुका हो, न्यायिक पद कोई पोस्ट उसको धारण की हुई हो, वही इनका हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, जज बन सकता है, ठीक है। तो 10 वर्ष तक मतलब वो सेवा दे चुका हो, राज्य किसी भी राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। फिर दूसरे अगली चौथी क्या है, किसी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का, देखो या तो हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट है कोई सा भी हाई कोर्ट हो, अगर उस हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो तो ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का वकील, आपको पता है सिर्फ हाई कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट नीचे आपको पता है सेशन कोर्ट वगैरह भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं ना, जैसे अभी 33 जिला न्यायालय हैं,
अब 50 जिले बन जाएंगे तो 50 जिला न्यायालय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी पूरी व्यवस्था करी नहीं है, अब हो रहा है सिस्टम। तो वो जिला जो न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ध्यान रखें उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 जिलों में 2 से अधिक। फिर सुन लो, हाई कोर्ट तो चलो एक ही होता है, राजस्थान में एक ही है जैसे, हालांकि उसकी बेंच 2 जगह हैं। हाई कोर्ट एक ही माना जाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय। अब मेरी बात सुना, अगर राजस्थान उच्च न्यायालय में 10 साल तक सेवा दे चुका है तो ठीक है, लेकिन या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल सेवा दे चुका है तो ठीक है, लेकिन 10 साल अगर हाई कोर्ट में सेवा नहीं दी तो और कोई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में दी है, ठीक है, लेकिन उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में कितने जिला न्यायालय होने चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, या तो उच्च न्यायालय में 10 साल तक, या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ना, वो ही हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। और पदावधि, टेन्योर, मतलब कितने तक वो रह सकता है, कोई मेंशन नहीं है भाई। जैसे बाकी लिखा होता था ना कि 5 साल तक, 6 साल तक, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। यहाँ एक ही शर्त लिखी हुई है, 62 वर्ष तक। अब ना तो न्यूनतम का उल्लेख अधिकतम का है, बस 62 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और पहले चाहे कितना भी हो, अगर इन बात को फॉलो करता है तो आजा फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें आपको समझ में आ गई ना, झंडे गाड़ दोगे, मैं कह रहा हूँ, गजब के गागर में सागर नोट्स है। आगे बढ़िए, 217 का पार्ट 1 पढ़ लिया, 217 का पार्ट 2 पढ़ लिया, 217 के पार्ट 1 का भी क है, उसका भी क या फिर ABCD में A, वो क्या कहता है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को। यह बात किसी में लिखी हुई 217 के 1 के भी कम है, पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा, कंफ्यूज एक से नहीं काम चलेगा, क्या भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी देखो, वैसे तो 62 वर्ष तक की उम्र तक वो रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी इच्छा है कि वो नहीं रहना चाहते, त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो बिल्कुल 217(1) कहता है कि आप राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र दे सकते हो। किनको दे सकते हो, राष्ट्रपति को। ये लो साहब त्याग पत्र लिखित तौर पे हम इस पोस्ट से हटना चाहते हैं, हालांकि आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है, कौन हटना चाहेगा, आपको पता है, सोने का है तो मतलब सोने की सीट है। आगे देखो, 217(1) का ख, ये कहता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्याय का मतलब न्यायाधीश है, न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान। हालांकि आज तक किसी को भी नहीं हटाया जा सका है, लेकिन हटाया जा सकता, हालांकि हटाना कहते हैं ना, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, वैसा कुछ है, लेकिन हाँ हटाया जा सकता है, ये बात है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये लो साहब आए यूँ हटा दिया, ऐसा नहीं हट सकते। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो सिर्फ 2 ही कारणों के आधार पर हटाया जा सकता है। एक तो सिद्ध कदाचार, भाषा ये की ये होनी चाहिए, वर्ड ये का होना चाहिए। सिद्ध कदाचार का मतलब है साबित, कोई भी चीज को साबित करके बताओ, ऐसे बातें नहीं चलेगी, साबित, सिद्ध करो कि हाँ ये दोष देख लो, प्रॉपर इन न्यायाधीश ने ये पूरा दोष किया है, साबित करो। सिद्ध कदाचार, या फिर हाँ असमर्थता हो भाई, जैसे शरीर से फिजिकली सही नहीं, मेंटली सही नहीं, असमर्थ को काम करने में रेडी नहीं, तो सिर्फ 2 ही कारण है। ध्यान रखें, बहुत बार पूछा है कि हालांकि उच्च न्यायालय के किसी भी, हालांकि 2-3 के ऊपर केस चला था, लेकिन आज तक किसी को नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, चाहे वो सौवित्र हो वगैरह, आपको पढ़ना कुछ भी नहीं हो इंपॉर्टेंट, आज तक ना तो आया ना आएगा, लेकिन हाँ 2 कारणों के आधार पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। कारण 2 सिद्ध कदाचार और असमर्थता, बस, ठीक है। एक मैंने बहुत गजब की नॉलेज का नोट लिख दिया, मेरी आदत है, मैं सोचता हूँ कि आपको क्यों ना कुछ बताया जाए, क्या राजी करने की आदत है नहीं कि छोटी छोटी बातें बता दी, हाई कोर्ट खत्म, 30 मिनट में खत्म, ऐसे थोड़ी हाई कोर्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान समझो, संविधान में है ना, संविधान में एक वर्ड लिखा हुआ है रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है पद से हटाना, पूरी बात समझना। इंग्लिश मीडियम वाले का रिमूवल, हिंदी मीडियम पद से हटाना। ये सिर्फ न्यायाधीशों के लिए ही है, ध्यान रखना, न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, अभी मैं लिखा ना कि न्यायाधीशों को हटाना, मतलब हटाना वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट, उनके लिए हटाना वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उनके लिए वो लिखा हुआ है महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तो झंडे गाड़ दोगे, ऐसा पढ़ाऊंगा, वहां पर ये महाभियोग की पूरी प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि महाभियोग कैसे चलाया जाता है। तो ध्यान रखें, इम्पीचमेंट या महाभियोग राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। हाँ, न्यायाधीशों के लिए जो यूज किया जाता है, जजेस के लिए, न्यायाधीश का मतलब होता है जजेस, ठीक है।
जजेस के लिए जो है ना ZUD साइलेंट रहता है भाई इसमें, JUDG, जजेस के लिए रिमूवल पद का यूज किया जाता है। आगे बढ़ो, 219 क्या कहता है, 218 को इंपॉर्टेंट नहीं, 19 क्या कहता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, ऑथ। तो ध्यान रखें, अगर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, अगर शपथ, एग्जाम में इतना सा आएगा कि हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है, 219 बस। लेकिन मैंने थोड़ी सी बातें और लिख दी, क्या गजब की बात लिखी है, राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है। देखो, या तो राज्यपाल महोदय के सामने शपथ लेता है, या फिर राज्यपाल खुद नहीं है, आज नहीं आना चाहते, तो उनके द्वारा निमित्त, मतलब उनके द्वारा किसी को भेजा गया बंदा, या उनके द्वारा जो कहा गया कि भाई इनको पावर दी जाती है, तो उसके द्वारा निमित्त व्यक्ति के समक्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है शपथ लेता है। दूसरा, इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची के अंदर मिलता है। 100% मोस्ट है, जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे, लेकिन ये बात मत भूल जाना, सबकी अलग अलग शपथ होती है। और मैंने राज्यपाल के बारे में बताया था, कौन सी अनुसूची याद है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखें, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है, 3री अनुसूची में। अब एक नोट लिखा है, बहुत गजब का नोट है, आपको ऐसा का ऐसा बॉक्स बंद करके उतार देना। हालांकि लेवल की बहुत गजब की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपको कमज़ोर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको इतना हल्का नहीं समझना चाहता कि बस आप तो इतना पढ़ लो यार बहुत, ऐसा नहीं, सब पढ़ेंगे। ये क्या है, ये नोट है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, जबकि अन्य कोई सा भी पद हो, अन्य सभी जो भी होते हैं ना, वो पद वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये बहुत गजब बात है, यूनिक, मतलब ये जब शपथ लेते हैं तो ये क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनमें ये वर्ड होता है कि मैं हमारे संविधान के जो हैं उनके प्रति, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, इसकी शपथ लेते हैं। जबकि बाकी कोई पोस्ट होती है वो ये कहते हैं कि मैं मेरे पद व गोपनीयता की शपथ लेता हूँ। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अनुच्छेद 220 ये क्या कहता है, विधि व्यवसाय पर रोक। गजब की बात लिखी हुई है, विधि व्यवसाय। आप सोचेंगे विधि का भी कोई व्यवसाय होता है कि हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का व्यवसाय होता है, ठीक है। जैसे लोगों ने भी एजुकेशन को व्यवसाय बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। तो ध्यान रखें, 220 जो है, 220 अनुच्छेद ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वो न्यायाधीश के पद पर है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थायी पद धारण कर रखा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोई भी हाई कोर्ट, वहां पर तो उनके सिवाय, मतलब वहां पर तो वो सेवा दे सकता है, उनके सिवाय भारत के किसी न्यायाधीश समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं वहाँ पर भी बड़ा, क्योंकि ये तो बड़े भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश है तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या फिर कुछ प्राइवेट संस्थाओं में कुछ काम, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो हैं तो हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश, स्थायी कोई न्यायाधीश है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके सिवाय कहीं पर भी सेवाएं नहीं देगा। मतलब क्योंकि अन्य सेवाएं जब भी देगा तो एक्स्ट्रा सैलरी लेगा, यहाँ पर तो देगा तो फिक्स है, वही मिल रही है 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए, बताऊंगा अगर कितनी सैलरी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अन्य कहीं पर भी सेवा नहीं दे सकता, मतलब विधि व्यवसाय पर रोक है, ठीक। ओके, कौन सा अनुच्छेद, 220। ये तो मैंने समझाने के लिए, एग्जाम इतना सा आएगा कि कौन से अनुच्छेद में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, कोई सा भी न्यायाधीश हो, उसको विधि व्यवसाय पर रोक है, 220। आगे देखो 221 क्या है, वेतन एवं भत्ते। इनमें भी बहुत गजब की बात समझने वाली, क्या, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और अन्य जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको मिलते हैं 2.25 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए, ठीक है। ओके, ये मैंने लिख दिया है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत गजब की लिख दी है मैंने, बहुत गजब की बात, छपेगा ये, क्या छपेगा, क्या छपे, छप चुका, छपता रहेगा, कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, और जैसे राजस्थान के 50 अभी और हैं, उन 50 को 2.25 लाख रुपए मंथली मिलते हैं। ये मंथली सैलरी है, प्लस गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी सब फ्री है। ये राज्य की संचित निधि से मिलता है। ये तो जो ये सैलरी है ना, सैलरी 62 साल तक राज्य की संचित निधि से मिलेगी। मतलब राज्य में जो संचित पैसा इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है एडवांस एक्स्ट्रा में, उस राज्य की संचित निधि से मिलेगा। लेकिन
बहुत गजब की बात है, लेकिन बट, बहुत बड़ा बट है ये, बट जैसे ही महोदय 62 साल के हो जाएंगे, 62 साल के होने के बाद रिटायरमेंट लेंगे, उन्हें बोला जाता है पेंशन। इनको पेंशन मिलेगी कितनी? इस सैलरी की आधी। अगर वो मुख्य न्यायाधीश थे तो 2.5 लाख के आधे कर लो 1,25,000। अगर वो अन्य न्यायाधीश 2,25,000 तो 1,12,500 रुपये उनको मिलेंगे। पेंशन मिलेगा, वेतन का 50% पेंशन मिलेगी, लेकिन कहां से? राज्य की संचित निधि से नहीं, भारत की संचित। ये बहुत गजब की बात है, बहुत गजब की, लगा लेना, इंपॉर्टेंट, छपेगा ये। भारत की संचित निधि से उस टाइम पर भी राज्यों का कोई पैसा नहीं लगेगा। रिटायरमेंट के बाद में, है ना, डॉक्टरी होने के बाद में डॉक्टरों को पैसा कहां से मिलेगा? वो भारत सरकार देगी, मतलब भारत की संचित निधि देगी, राज्य का पैसा यहां पर नहीं लगेगा। ये गजब की बात है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो 223, मैंने एक बात लिखी थी, ये लिखी थी, देखो आपने सुना भी होगा, स्थायी पद। आप सोचेंगे ये क्या वर्ड हो, बिल्कुल स्थायी पद होता है। एक होता है कार्यकारी या कार्यवाहक, ये स्थायी पद नहीं है, ये जब कोई पद खाली हो जाता है। 223 कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से रूप में? कार्यकारी या कार्यवाहक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। कब? जब हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीश अगर कोई कारणवश भाई बीमार हो गए, या फिर ऐसा मान लीजिए पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, कुछ भी अन्य कारण हो सकते हैं, तो फिर अब ये सीट तो खाली रहेगी नहीं, तो यहाँ पर किसी अन्य को बिठाया जाना है। तो जब बिठाए जाना उन्हें बोला जाता है कार्यकारी या कार्यवाहक, ठीक है, टेम्पररी एज लाइक। तो कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। 223 में ये बात लिखी हुई है, और वो भी किन में से करेंगे? आप भी सोचेंगे फिर मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे किसमें? जो पीछे रह गए ना अन्य न्यायाधीश, भाई जैसे राजस्थान है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं, सपोज कोई कारणवश उनका पद खाली हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति जो है ना, वो जो हमारे पीछे जो 50 न्यायाधीश रह गए, उन अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को इस पद पर बिठा देंगे। ठीक है क्या? ठीक है। 223 ओके। 225 कहता है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार या फिर अधिकारिता, मतलब पावर है थोड़ी बहुत, कुछ क्षेत्राधिकार है इसके। कौन से? लेकिन ध्यान रखना, हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि आपको अधिकार है तो आप कुछ भी कर लोगे, नहीं, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। ठीक है, हालांकि आगे पढ़ाऊंगा इनकी शक्तियां, हाई कोर्ट की शक्तियां आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये छोटी सी फैक्ट लिख लेना, ऐसा हुबहू शब्द आता है कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या उच्च न्यायालय की अधिकारिता कौन से अनुच्छेद में? तो 225। ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन संविधान के आर्टिकल्स, अनुच्छेद, उपबंध, नियम, कानून, कायदे उनके अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं कि तुम संविधान के ऊपर चढ़ रहे हो, उनमें जो बातें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 226, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 226। ये क्या कहता है? हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, वो लेख या रिट जारी करने की शक्ति है 226 में। गजब का क्वेश्चन, बहुत गजब, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? कि हाई कोर्ट कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है। फिर सुन लो, हाई कोर्ट कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट बोल दो चाहे लेख बोल दो, ध्यान रखना। फिर आएगा कि हाई कोर्ट की जो रिट या लेख जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में? 226 में। फिर इनमें से कोई नाम दे देगा, कहेगा कि कौन सी रिट इनमें से हाई कोर्ट नहीं जारी कर, मतलब कोई अलग नाम होगा। तो पहला काम तो आपका ये कि हाई कोर्ट लेख रिट जारी कर सकता है। 226 ये कहता है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। 5 प्रकारों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, 5वीं अधिकार परीक्षा, अधिकार पर इच्छा, परीक्षा, अधिकार परीक्षा। 100% पहले हिंदी में 5 नाम याद करो, और 5 ही हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। आजकल ये भी नाम फेमस हो गए हैं, तो ध्यान रखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस। परमादेश का मतलब है मैंडमस, मैंडमस, मैंडमस भी आता है, कभी कभी मैंडमस भी बोल दिया जाता है, कभी मैंडमस है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ये तो सुन भी रखा होगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ निषेध है, प्रोहिबिशन है। उत्प्रेषण सर्टोररी, सर्टोररी,
और अधिकार परीक्षा हम लोग को वारंटो को न जाने कितनी बार पूछा गया, को वारंटो, जो मैंने आपको 12th क्लास में पढ़ाया था। बिल्कुल, अधिकार परीक्षा को वारंटो याद होगी पांचों, वापस याद करो कौन कौन सी 5 रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, निषेध या सॉरी उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये पांचों की इंग्लिश हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोररी और आपकी हो जाएगी अधिकार परीक्षा हो जाएगी को वारंटो। होगी पांचों याद? ओके। अब इनका शाब्दिक अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाएगा। अरे पूरी पीएचडी करा के छोड़ूंगा मैं, और वो भी जरूरी है समझना। हर एग्जाम में हाई कोर्ट आता है, वो आपको नोट्स को और आपको पूछ के आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या है साहब? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है निरुद्ध या बंदी, मतलब कोई भी बंदी आपने बनाया तो उस बंदी को सशरीर हमारे सामने 24 घंटे और 72 घंटे के अंदर हमारे सामने पेश किया जाए, सशरीर, ठीक है। बिल्कुल, सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित उसको होना जरूरी है, और ये बताना है कि आपने इसको बंदी बनाया तो बंदी बनाने का क्या कारण था। ये उच्च न्यायालय के सामने हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है किसी भी बंदी कैदी को, इसलिए पुलिस 24 घंटे के अंदर वापस प्रोसेस के लेके और हाई कोर्ट के सामने उसको किसी बंदी को आपको पता है पेश करती है। ये उसका अधिकार है किसी भी कैदी का, क्योंकि वो अपना फिर हाई कोर्ट पूछेगा भाई किस कारण आपने, सशरीर वो खड़ा रहेगा बंदा, और फिर कोर्ट पूछेगा कि इस बंदी को इसको बंदी क्यों बना रहा है, क्यों बनाया आपने, क्या कारण है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कुछ धाराएं चलाई जाए और कुछ उसके बाद में जो उसकी जो भी होगी सजा मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन पहले कारण पूरा लिखाना है आपको, ठीक है। ऐसा मनमर्जी से कोई जेल में नहीं डाल सकता किसी को भी, ठीक है, ओके। दूसरी रिट जारी कर सकता है, हम आदेश देते हैं, मतलब मैंडेमस या परमादेश, नाम है क्या? परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? तो ध्यान रखें, ये किसी भी सरकारी अधिकारी, कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन का मालिक, कोई सा भी हो, उन सब के खिलाफ ये जो कोर्ट है वो जारी कर सकता है। हम आदेश देते हैं कि मतलब आप जो अपना कर्तव्यों का ध्यान रखें, आप अपना कर्तव्यों का पालन सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका हम आदेश देते हैं, आपको करना चाहिए, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, ये ध्यान है। लेकिन हाँ, ये जो आदेश है ये राष्ट्रपति एंड आपका क्या नाम, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके खिलाफ नहीं बह सकते, बाकी सबके साथ में जो कोर्ट है वो परमादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को छोड़कर। लिख लेना, वैसे ज़्यादा लेवल की बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा दूंगा वैसे। तो ध्यान रखें कि मैंडेमस या परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, ये किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, अफसर कोई सा भी हो, उनको कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तीसरा प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, ठीक है, ये होता है मना करना। ये मना किसको कर रहे हो आप को, ये ताकत किसकी है? हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट किसको मना करने के लिए बोलेंगे कि इनके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, मुख्य कोई से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उनको ये कहेंगे कि आपको ये सुनवाई नहीं करनी है, मतलब आप इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है। तो ध्यान, अपने से नीचे अधीनस्थ न्यायालयों को मना करने का आदेश भी हाई कोर्ट के पास में है, ठीक है क्या? ठीक है। अब अगली बात कौन सी है? अगली बात है उत्प्रेषण एंड सर्टोररी। इसका मतलब है मंगा लेना। क्या मंगा लेना? हाई कोर्ट क्या मंगाएगा? हाई कोर्ट अपने से नीचे जो भी न्यायालय है उनसे किसी भी मामले का रिव्यू, ध्यान रखें, रिव्यू कि भाई ये जो आपने सजा सुनाई है इसका मेरे पास एक बार रिव्यू भेजिए, कैसे कैसे क्या सिस्टम था, कैसे आपने इसको सजा सुनाई, उसका रिव्यू यानी उससे रिपोर्ट मंगा सकता है, मंगा लेना, ठीक है। अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ हम पूछते हैं। क्या? हम पूछते हैं कि आप अभी आरएस बन गए, आप ये किस हैसियत से बने आरएस, ये पोस्ट आप मंत्री बन गए किस हैसियत से, मतलब कि भाई मैंने ये एग्जाम पास किया इस वजह से बन गया, एसडीएम बन गया, ये मेरी रैंक आई थी वगैरह, बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा। मतलब कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि आप जिस भी पोस्ट पे बैठे हैं, जिस भी सीट पर बैठे हैं, उससे पूछेगा आप किस हैसियत से यहाँ हो, आप इसके पीछे की राज बताइए, बिल्कुल हम पूछते हैं। अब बताओ झंडे गाड़ दोगे क्या? गाड़ दोगे, वेरी गुड, सब चीज एक्सप्लेन कर दी है मैंने। हालांकि ये इतनी सारी जो मैंने एक्सप्लेन किया आएगा नहीं,
शाब्दिक अर्थ ही बहुत लेवल की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज पढ़ो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। आगे देखो 231 गजब का आर्टिकल है, बहुत गजब का। 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 जो पहले पढ़ चुके, इसके तहत आर्टिकल 231 में एक बहुत गजब की और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। क्या कही गई कि संसद कोमा स्टॉप, रुकना थोड़ा सा, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर 2 या 2 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकता है। बिल्कुल ध्यान रखें कि संसद अपने विधि कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर 2 या 2 से अधिक से केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। और ये मैंने पहले ही बता दिया, तभी तो राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, फिर भी हाई कोर्ट 25, ये कारण है। और देख लो कौन कौन से ज्वाइंट हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट 2 राज्यों का एक साथ हाई कोर्ट है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश का भी। तो ध्यान रखें, मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र का भी मुंबई हाई कोर्ट है और गोवा का भी मुंबई हाई कोर्ट है, प्लस एक यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। थोड़ी इंग्लिश की बातें भी सीखने लग जो बड़े बच्चे हो गए। अब आपसे यूटी हिंदी मीडियम में सवालों से पूछा जाता है, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश। इतना हिंदी मत बनो ज़्यादा, पॉलिटिकल साइंस में खूब सारे वर्ड आपको इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सीएम, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। अब ये बातें पूछोगे मुख्यमंत्री, सीएम क्या होता है, डिप्टी सीएम क्या होता है, इतना तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ध्यान रखो, आप इतने हिंदी माध्यम मत बनो। तो ध्यान रखो, मुंबई हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र प्लस गोवा 2 राज्यों का, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव, जो कि दोनों को जोड़ के एक बना दिया, इन 3 का है मुंबई हाई कोर्ट। समझ में आ गई क्या? यस। फिर दूसरा है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में है, इसलिए जो कभी कभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोल दिया जाता है। ये पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों का प्लस यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ आपको पता है क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल चंडीगढ़। इन 3 का पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? अगर ओनली फॉर राज्य पूछे तो राज्य तो महाराष्ट्र गोवा है मुंबई के लिए, पंजाब हरियाणा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए, असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि असम, गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम में, ठीक है। तो अब आप सोचो, इतना अब हो गए ना एक साथ, तो 3 हाई कोर्ट, जबकि राज्य कितने सलट गए? 2 2 4 और 4 8 राज्य सलट गए। बाकी सभी में अपने अपने, मतलब हर राज्य में एक ही हाई कोर्ट है। ये कुछ थे। केंद्र शासित प्रदेश का पूरे 8 का 8 हिसाब दे दूंगा, चिंता मत करो। एक का हिसाब तो ये दे दिया और एक का दे दिया ये 2, आगे और दे दूंगा। अब मेरी बात सुना, एक बहुत गजब की बात लिखी है मैंने इधर, पूरी क्लास लोगे ना तो नस नस समझ में आ जाएगी। क्या नोट लिखा मैंने? बहुत गजब का तूफानी नोट्स। तूफानी नोट्स क्या है? भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें हाई कोर्ट ही नहीं है। आप सोचो ये क्या कह दिया? बिल्कुल, ये 4 राज्य। अब इन्हें बताओ, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम। असम में पड़ता है गुवाहाटी, तो ठीक है तो चारों का राज्य, चारों का गुवाहाटी हाईकोर्ट एक ही है, लेकिन है तो गुवाहाटी में ना, बाकी 3 का है तो ये, लेकिन इनके राज्य में तो है नहीं, वो तो असम के अंदर है। तो फिर अब आपके दिमाग में ही आएगी कि यार फिर ये लोग यहाँ से अपना न्याय कराने गुवाहाटी जाते हैं कि नहीं? एक एक बेंच है, एक बेंच यहाँ पर है, एक बेंच यहाँ पर, एक बेंच जरूर है। बेंच तो एक एक रखी हुई, जैसे राजस्थान की भी 2 बेंच, आगे बात करूंगा। एक एक बेंच यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में जो हाई कोर्ट माना जाता है वो तो गुवाहाटी है भाई। जैसे राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट है, मैंने तो प्रधान पीठ तो वही है, बाकी एक एक बेंच यहाँ पर भी है, ठीक है ना। बेंच का मतलब एक एक पीठ है, लेकिन हाई कोर्ट वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, जो असम में है। तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के ऐसे 4 राज्य, सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं जिनका खुद के स्टेट में हाई कोर्ट नहीं। हाई कोर्ट तो है लेकिन खुद के राज्य का नहीं है। बहुत गजब की ट्रिक है, नगमा। ट्रिक क्या है? नगमा बोल देना इसको, नगमा। हिंदी में नगमा बोलते हैं ना, नगमा, नगमा। तो नगमा है शॉर्ट, NA मत बोलना, NGM है। नगमा मतलब नागालैंड, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 3 तो ये रहे, लगे हाथ ये रहे, अरुणाचल तीनों, और एक ये गोवा। क्योंकि जो मुंबई हाईकोर्ट महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है भाई, महाराष्ट्र में, तो गोवा का भी वही है, लेकिन गोवा खुद में तो नहीं है ना वो। बस हो गया क्या याद? गाड़ दिएगा झंडे, गाड़ दिए, बढ़ो आगे। एक अब जो मैंने अब आपको 28 राज्यों का हिसाब दे दिया मैंने आपको, कहाँ दे दिया?
ये दे दिया ना कि ये जो 8 है, 8 के 3 है, बाकी सबके अपने अपने हैं, बस वो अपने नाम से ही है तो बताने की जरूरत नहीं है। अब जो बच गए आपके केंद्र शासित प्रदेश, 1 2 हो गया, और 2 एक साथ नोट लिख दिया मैंने, गजब का नोट है, वो तो सबसे ज्यादा छपने वाला है। क्या कि जम्मू कश्मीर व दिल्ली, ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश बोल दो, चाहे संघ क्षेत्र बोल दो, चाहे यूनियन टेरिटरी बोल दो, केंद्र शासित प्रदेश बोल दो, यूनियन टेरिटरी बोल दो, संघ क्षेत्र बोल दो, बात है कि कौन कौन, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनके ऐसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली खुद में दिल्ली हाई कोर्ट है। यह बड़ी खास बात है, यूनिक बात है। ऐसे जम्मू कश्मीर और एक बन गया लद्दाख, एक बन गया लद्दाख, इन दोनों का एक ही कोर्ट है जम्मू कश्मीर। लेकिन ये भी लिख लेना, जम्मू कश्मीर और दिल्ली लद्दाख ये ऐसे हैं जो खुद का वहीं पर मतलब हाई कोर्ट है, लेकिन इस हाई कोर्ट का नाम है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इसलिए इन दो के बारे में लिखा जाता है कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली ऐसे संघ क्षेत्र प्रदेश है जिनमें खुद के नाम का एक खुद का वहीं पर उच्च न्यायालय है। तो बताओ कितने आए केंद्र शासित प्रदेश का हिसाब दे दिया मैंने, 2 तो यहां दे दिया था ना, देखो ये रहा 2 तो ये रहा, 1 और 2, ठीक, 3 ये सलट के एक साथ, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 के बाद में इधर आओ, केरल जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, इस केरल हाई कोर्ट में एक तो केरल तो खुद है ही है, मैंने आपको पहले कह दिया कि बाकी सब अपने अपने राज्यों के अपने अपने नाम से हाई कोर्ट है, लेकिन इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी, यूटी लिखा है मैंने, यूटी, तो ध्यान रखें केरल हाई कोर्ट में केरल खुद तो है ही है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी भी इसी के अंदर है। तो ये एक और हो गया। एक है कोलकाता हाई कोर्ट, उसमें पश्चिम बंगाल खुद तो है ही है, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो पश्चिम बंगाल तो है ही है, प्लस अंडमान निकोबार यूटी भी इसके अंदर ही है, ठीक है। ऐसे ही मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो आपको पता है तमिलनाडु तो है ही है, प्लस पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी भी है। तो हो गई पूरे 8 का हिसाब, 1 2 3 4 5 6 और 2 पीछे पढ़ लिए अपन, ये रहे, ठीक। तो 8 के 8 का हिसाब, और बाकी सभी राज्यों में अपने नाम से हाई कोर्ट है। गजब की पीएचडी हो जाएगी, ऐसे नस नस चेक करने का नोट कहीं नहीं मिलेगा, तय है ये। एक नोट और ठोको, वो क्या है कि भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, बिल्कुल मानते हो ना मानते, उनमें से 8 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी एक या एक से अधिक खंडपीठ यानी कि बेंच है, बेंच। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, उसकी एक है जयपुर में और एक खंडपीठ, लेकिन किसी किसी की तो ऐसी खंडपीठ है 2-2 3-3 भी है। इसलिए मैंने लिखा है कि 8 ऐसे हाई कोर्ट है जिनकी या तो एक लाइक राजस्थान, या फिर एक से भी अधिक खंडपीठ या बेंच है। जैसा कि राजस्थान की मुख्य पीठ तो जोधपुर, मुख्य पीठ बोल दो चाहे प्रधान पीठ बोल दो, ठीक है, वो तो आपको पता है कि जोधपुर में है, लेकिन एक खंडपीठ या बेंच जयपुर में भी है, ठीक है, ओके। वैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, टेबल बनाना आपको, ये हाई कोर्ट का नाम है, इधर मुख्य पीठ का नाम है इनकी, और इधर आपके खंडपीठ का नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसकी प्रधान पीठ या मुख्य पीठ कहां पर है, मुंबई, और इसकी खंडपीठ 3 जगह है, कोहिमा, ईटानगर, आइजोल। क्यों है, आओ इधर, ये मैंने आपको पहले लिखा दिया था, क्या देखो, लेकिन गुवाहाटी ये रहा, ये गुवाहाटी, इन तीनों में इसकी कोहिमा होगी मिजोरम की, और इन तीनों राज्यों में एक एक मैंने कहा था ना बेंच है, ये रही तीनों एक एक बेंच, ये रही, ये देखो कोहिमा, ईटानगर और आइजोल, ये तीनों है। बाकी गुवाहाटी खुद असम में तो है ही, तो वहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी 4 स्टेट का है ना, तो एक तो गुवाहाटी असम में पड़ता है, तो उसकी तो वहीं पर है। बाकी जो 3 राज्य बन गए, उन तीनों में एक एक बेंच है ना। अरे झंडे गाड़ दिए, मैं कह रहा हूं हर चीज समझ में आ गई। मैंने कहा था पलक नहीं झपकनी चाहिए, हर चीज समझ में आएगी साथ के साथ। अब क्या है, कर्नाटक की प्रधान पीठ तो बेंगलुरु है, लेकिन धारवाड़ और गुलबर्ग, हालांकि थोड़ी लेवल की ज्यादा ही बात है, लेकिन मैं सोचता हूं लिख लो एक तो काम आएगी। मद्रास की प्रधान पीठ मद्रास, लेकिन वैसे मदुरई में भी एक खंडपीठ है। कलकत्ता, लेकिन एक जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में भी दो जगह इसकी जो है वो बेंच हैं। मध्य प्रदेश की वैसे जबलपुर में प्रधान पीठ है, लेकिन ग्वालियर इंदौर के अंदर भी इसके एक बेंच है। इलाहाबाद में प्लस एक लखनऊ में भी इसकी बेंच है। मुंबई में प्रधान पीठ है, लेकिन नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, इन तीनों स्टेट में भी थोड़ी थोड़ी जो है इनकी 3 बेंचें और लगी हुई। आगे के समझ में आ गई। अब देखो, ये है अपडेट वाला।
इस पेज को आपको खाली छोड़ना है, इतना का इतना, आधा पेज खाली छोड़ना है, ठीक है। राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं अभी तक। अब 50 जिले बन गए, सब में अपना अपना जिला न्यायालय बनेगा। अभी बहुत लंबा प्रोसेस, टाइम लगेगा, लेकिन अभी डेटा 36 का ही काम आएगा आपके। ध्यान रखना, साल भर जितना भी टाइम लगे, फिर साल 6 महीने बाद में अपडेट करवा दूंगा, एक छोटा सा वीडियो डालूंगा और इसी में वापस पन्ने पलटोगे आप और उसमें जाके चेंज कर दोगे। लेकिन अभी सुनो कि राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं। अब आप सोचोगे जिले तो 33 के, 36 कैसे हैं? बिल्कुल सही है, जोधपुर में 2 और जयपुर में 3, ये बढ़ गए। बाकी वैसे 33 जिले तो 33 होने चाहिए, एक बेसी हो गया जोधपुर का और 2 बेसी का, मतलब ज्यादा, ये कुल मिला के 36 हो गए, ठीक है ना, जयपुर के। तो एक एक तो वैसे ही होना चाहिए था इनमें, एक इसका ज्यादा है और 2 इसके ज्यादा है, कुल मिला के 36 हो गए। तो ध्यान रखें, राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं। उनमें से अब आप सोचोगे फिर किसको कितना कितना मिला हुआ है, तो जो जोधपुर मुख्य पीठ है, इस जोधपुर मुख्य पीठ वाले हाईकोर्ट को तो 19 जिले मिले, जिला न्यायालय इसके अंडर में आते हैं। और जयपुर खंडपीठ जो इसकी बेंच जयपुर में, इसको 17 मिले, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अब 50 बनते हैं, 60 बनते हैं, 70 बनते हैं, कितने बनते हैं वो आधा पेज छोड़ देना, उसको भी अपन लिखेंगे, इनको बिना काटे, क्योंकि एग्जाम आएगा इससे पहले कितने थे, इसलिए ये भी काम आएगा। इसके नीचे आधा पेज छोड़ देना, अपन अपडेट कर लेंगे जब अपडेट बन के आएगा, ठीक है क्या? ओके, आगे बढ़ो। अब कुछ फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट है जो पूछे जाते हैं बार बार। राजस्थान हाई कोर्ट, यानी उच्च हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय हर बार, ठीक है। बार बार मैं शॉर्ट में लिखता हूं, बाकी ये उच्च न्यायालय होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझना चाहिए उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? उच्च न्यायालय। राजस्थान हाई कोर्ट के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अगर कोई मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो रहे कैलाशनाथ वांचू। भाई राजस्थान में भी जैसे 41 के करीब मुख्य न्यायाधीश रह चुके, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम तक रहे तो रहे कैलाशनाथ वांचू। बस इतना सा याद रखना, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा लेवल की बात है, लेकिन लिख लो इतना तो। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? सतीश कुमार मित्तल। कौन है? सतीश कुमार मित्तल। राजस्थान हाईकोर्ट के वे न्यायाधीश जो राज्य मंत्री भी रह चुके, ये बहुत बड़ी यूनिक बात है। वैसे न्यायाधीश होता है मंत्री इलेक्शन में कम ही जाता है, लेकिन ये फारूक हसन, ये राज्य मंत्री भी रह चुके और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश भी रह चुके, मुख्य नहीं न्यायाधीश, जज। मुख्य न्यायाधीश है वो दोनों दो, ये ओनली न्यायाधीश है। अगला, राजस्थान हाईकोर्ट के वे न्यायाधीश जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, वो 2 बंदे हैं, सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद व्यास। सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद व्यास, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, ये भी आपको निधन हुआ लिखना है। फिर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, ये सिर्फ एक ही बंदे थे भाई, ऐसे पता नहीं क्या इनको सूझी, एस के गर्ग, इन्होंने अपने पद से रहते हुए त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति जी को, ठीक है। अब कुछ वर्तमान का लिख लो, कुछ अभी प्रेजेंट में, ये बात वर्तमान की है भाई, ये बात क्या है? प्रेजेंट की है। अभी राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो 41वें नंबर के हैं वैसे, ठीक है। और इनसे जस्ट पहले जो थे 40वें नंबर पे, वो पंकज मित्तल थे। कौन थे? पंकज मित्तल। बस ये थोड़ी थोड़ी याद रखना, अभी कौन है और जस्ट इससे पहले कौन थे, तो दोनों याद रखना, ठीक है। एक बात और, वैसे तो राजस्थान उच्च न्यायालय में काफी महिलाएं आ चुकी, ठीक है। पहली महिला कौन सी थी मैं लिखवा दूंगा, आगे लिखी हुई देखो, यरी पहली महिला थी, प्रथम महिला आगे लिखवा दूंगा, देखो मैंने यहां लिखा है यरी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे पहली जो महिला न्यायाधीश रह चुकी वो है कुमारी कांता भटनागर। पूरी बात समझना, ये तो प्रथम है, बस इतना सा याद रखना है। लेकिन अभी एक पूछे कि वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में, वर्तमान में, ये सारी बात राजस्थान हाईकोर्ट की है भाई, ये जो वर्तमान वाले है ना, ये सारी बातें राजस्थान हाईकोर्ट की है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश, 3 महिला जज है, शुभा मेहता, रेखा बोराणा और नुपुर भाटी। ये 3 महिला न्यायाधीश अभी राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में है, ठीक है। और खुद मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? वो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, और इनसे पहले पंकज मित्तल थे, ठीक है। और प्रथम महिला पूछे तो प्रथम महिला हमारी रही थी, पहली राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश, तो वो है कुमारी कांता भटनागर। आगे बात समझ में? कुछ फैक्ट और लिखो। अब लिखो, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो बने थे जयम पांचाल।
ये प्रथम कार्यवाहक, ठीक है ना, एज लाइक टेम्पररी। राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी, भाई ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग सेंटर वो है जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर में, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 2001 को राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण एकेडमी, ठीक है ना। भाई ये जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है आपके, इनकी जैसे जो आरएस का एग्जाम देते हैं, एक तो एसडीएम बनते हैं, एक आरपीएस बनते हैं। आरपीएस की ट्रेनिंग अजमेर में होती है। ऐसा ट्रेनिंग अलग अलग सेंटर होती है, जैसे कि एसडीएम की आरएस में अगर अच्छी रैंक बनती है, एसडीएम बनते हो तो एसडीएम की जयपुर में ओटीएस में होती है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब बात करता हूं मैं राजस्थान हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। राजस्थान के बड़ी गर्व की बात है, राजस्थान हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश हैं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद को भी सुशोभित कर चुके। रविंद्र भट्ट, एक तो भट्ट, एक केन वाचू है, और एक वर्मा जी है, JS वर्मा। ये 3 लोग ऐसे हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, उच्चतम। ये तो उच्च है, ये होता है उच्चतम, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके, ये अपन पढ़ चुके। अब नीचे वाला हेडिंग लिखो, हाईकोर्ट में न्याय, अगर हाईकोर्ट है, गजब की बात, हाईकोर्ट में अभी जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में 50 है न्यायाधीशों की संख्या, अगर इसको बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते, कौन, राष्ट्रपति। ध्यान रखें, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो वृद्धि करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की बढ़ानी है तो फिर संसद को। इसलिए गजब का फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, कथनों में आता है, कौन सा कथन सही गलत है, कंफ्यूज करता है। ध्यान रखें, हाईकोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो इसकी शक्ति राष्ट्रपति जी को है, जब सुप्रीम कोर्ट, हालांकि अभी नहीं पढ़ रहे अपन, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे, लेकिन लिख दिया मैं लगे हाथ, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संख्या बढ़ानी है तो वो पावर पार्लियामेंट को है, संसद को है, लेकिन हाई कोर्ट में राष्ट्रपति अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब न्यायाधीशों की। एक फैक्ट और है कि संपत्ति का अधिकार, मतलब कि 65% का संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में आपको पता है, पहले तो कोई संपत्ति का अधिकार था, लेकिन आपको पता है संपत्ति का अधिकार अब हट गया, हटा नहीं है, वो वैधानिक बन गया। भाई इतने लाख से ऊपर कमाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एक वैधानिक बन गया, कानूनी बन गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान प्रेजेंट में वैधानिक अधिकार है, अतः संपत्ति के अधिकार की रक्षा हाईकोर्ट ही रिट जारी करके कर सकता है, न कि सुप्रीम कोर्ट। बड़ी गजब की बात है, बहुत डीप बात है। संपत्ति के, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संपत्ति के अधिकार की अगर रक्षा करनी है या फिर संपत्ति के अधिकार से संबंधित कोई भी मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, फिर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में ये पावर हाई कोर्ट के पास में है, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा कि हाँ भाई ये संपत्ति कहां से आ रही है, कहां से कमा रहा है, बता, रिकॉर्ड दे, समझ आ गई। तो ये हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, न कि सुप्रीम कोर्ट। आगे देखो, ये वो ताकत है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली मेन ताकत है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बोल दो, चाहे अधिकारिता बोल दो, चाहे शक्तियां बोल दो, शक्तियां एक ही बात है, ठीक है। तो देखो, प्रारंभिक या मूल अधिकारिता उच्च न्यायालय की वो क्या है कि उच्च न्यायालय ना वो राजस्व, मतलब कर जो होता है टैक्स उसको इकट्ठा करना, राजस्व संग्रह करना, मूल अधिकार जो अपने है उसमें उल्लंघन के मामले में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी इसकी अधिकारिता की कोई भी कितना राजस्व क्या सब इकट्ठा करना, पूरा रिपोर्ट जो जारी, मतलब पूरा डाटा हाई कोर्ट देखेगा, कौन 1 नंबरी पैसा है, कौन 2 नंबरी पैसा है, क्या पूरा चेकिंग इसके साथ में रहती है, पूरी निगरानी है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार का कौन उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई अगर करनी है तो हाई कोर्ट करेगा, सबसे बड़ी ताकत ही है। दूसरी, जो संसद सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए, मतलब ये तो एमपी हो गए, ये एमएलए हो गए, राज्य विधानसभा, इनके सदस्यों का निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है कि भाई फर्जी वोट पड़ गए, इनके एमपी जो फर्जी एमपी बन गया, एमएलए फर्जी, कोई सा भी विवाद हो वो विवाद। दूसरा, संविधान की व्याख्या संबंधी मामले कि भाई संविधान में कहां लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ है, चल हाईकोर्ट बता देगा, हाईकोर्ट इसके पास ताकत है इधर, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या संबंधी मामले, कोई वसीयत लेके हो जाता है, आपको पता है भाइयों विवाद हो जाता है, पिताजी की संपत्ति लेके विवाद हो जाता है, वसीयत या तलाक या कंपनी कानून या फिर न्यायालय की, कंपनी कानून का मतलब समझ गए, पहले कंपनी कानून था तो वो कोई कानून यहाँ पर कोई चल रहे हो तो वो
इन वही सुलझाएगा कि भाई रुक जाए इधर, मैं समझाऊं तेरे कंपनी कानून। तो जितने भी कानून है या फिर कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो इन सभी संबंधित मामलों में प्रारंभिक शक्तियां प्राप्त है उच्च न्यायालय को, वो ये सारे मामले देखता है, ये जो कहेगा वो लास्ट डिसीजन होगा। ठीक। दूसरा अपीलीय अधिकार। ये क्या है कि उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है, आपको पता है, अब इसमें आप अपील कर सकते हो। अपीलीय न्यायालय तो जिला न्यायालय जो कि इसके नीचे होता है, जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अगर उस न्यायालय को लगा कि जो जितने भी इसके नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, यार जो किसी ने बंदे ने किसी को कोई सजा सुनाई, मुझे शक हो रहा है इस पर यार, अगर हाई कोर्ट को शक होता हो तो जिला न्यायालयों के निर्णय जो भी डिसीजन लिया उस डिसीजन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है भाई। जैसे कि दीवानी जो सिविल मामले छोटे मोटे जमीन जायदाद के, और आपराधिक कोई किसी ने मर्डर केस कोई जो कर दिया हो, तो इन दोनों मामलों में आप जो है, अगर मैं आपको देशी भाषा में बताऊं क्या भाई, जैसे आपने कोई केस लड़ा तो सीधे आप हाई कोर्ट थोड़ी जाओगे, आप जाओगे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट कचहरी में जाओगे, वहां पर कोई मामला है, ठीक है, वो चाहे दीवानी हो सिविल हो, चाहे वो आपराधिक कोई फौजदारी मामला हो, दोनों है, और आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया, आपके विपक्ष में आ गया, आपको दोषी बता दिया, हालांकि आप दोषी हो पता नहीं इसका नहीं, लेकिन दोषी साबित हो गए, आपका मन है कि नहीं रिपोर्ट हाई कोर्ट में जारी की जाए, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं निर्णय से, तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में भी, ठीक है ना, ये है। फिर जो हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा वो लास्ट होगा। या फिर एक और है, ऐसे आपराधिक मामले जिनमें जिला न्यायालय ने 7 वर्ष, सपोज आपने कोई केस लड़ा और आपको जिला न्यायालय ने 7 वर्ष सजा सुना दी, तो 7 वर्ष से अधिक की सजा अगर सुनाई, 7 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई है, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आप कह दोगे नहीं यार 7 साल की सजा सुनाई आपने, मुझे तो यकीन नहीं है, मैं तो हाईकोर्ट में जाऊंगा, बिल्कुल हाईकोर्ट जा सकते हो, ठीक है, ये भी है। तीसरा है न्यायिक पुनर्वलोकन, मतलब फिर से जांच की जाए, एक बार और सोचा जाए। उच्च न्यायालय कोमा राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है, और कानून अगर संविधान, कानून में अगर कहीं पर भी रत्ती पर भी अगर संविधान का उल्लंघन पाया जाता है तो हाई कोर्ट उसे असंवैधानिक अथवा अमान्य, ऐसा मान लो शून्य घोषित कर सकता है। भाई जैसे केंद्र सरकार ने और सरकारों ने, राज्य सरकार मिलके कोई कानून बना दिया, ठीक है भाई, जैसे ऐसा मान लो कि राजस्थान में बीजेपी सरकार है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि है तो अभी कांग्रेस, बीजेपी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों सरकारों ने मिलकर कोई कानून पास कर दिया ऐसे ही, हाई कोर्ट को लगा कि नहीं नहीं इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो हाई कोर्ट जो है उनकी दोनों डिसीजन को जीरो साबित कर सकता है कि नो, ये आपके कानून के मतलब खिलाफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था। आप बताओ जरूर कमेंट करना कि मजा आया कि नहीं आया। हाई कोर्ट की पूरी एकदम कहते हैं ना फुल ऑन पीएचडी आपको मैंने करवा दी है। गजब का सेशन आज का रहा, कैसा रहा कमेंट कर देना। कोई भी अगर गलती डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, उसका सोल्यूशन लिख के और फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे। ये प्रॉपर कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब इसका इस पूरे टॉपिक का एक लाइव टेस्ट लूंगा, गजब का। सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2-3 दिन रिवीजन कर लीजिए, कभी भी लाइव टेस्ट हो सकता है। टेलीग्राम के ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है MV सीरीज ऑफिशियल। सब जुड़े हुए होंगे वैसे तो, लेकिन जो नए स्टूडेंट उनके लिए बता रहा हूँ, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं इसकी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स भी जारी कर देते हैं, यहाँ पर डालते रहते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना, और कोई भी गलती मिस्टेक रह गई तो कमेंट कर देना, उसमें अपन उसको ठीक करके फर्स्ट कमेंट में उसको पिन कर देंगे। ठीक है, ओके।